अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट क्लास तक चैप्टर नंबर 18 के एमसीक्यूज़ कर लिए थे और अब हमने चैप्टर नंबर 19 एंड 20 के ही करने हैं। तो दोनों ही बहुत रिलेटेड और छोटे से चैप्टर हैं, तो इन दोनों को हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में हम दोनों ही चैप्टर के एमसीक्यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इस वीडियो को मॉडर्न फिजिक्स के नाम से आपसे शेयर कर लूँगा फिर। ठीक है, ओके, शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the nuclei having the same mass number but different atomic number। जब देखें यहाँ पर एक छोटी सी बात है जिस पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपके पास सेम एटॉमिक नंबर हो यानी Z और डिफरेंट मास नंबर हो यानी A, इसको हम कहते हैं आइसोटोप। यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पे कह रहा है मास नंबर यानी A सेम है और एटॉमिक नंबर यानी Z डिफरेंट है, तो इसे हम कहते हैं आइसोबार। ठीक है, याद रखना है ये। ओके, आइसोटोन भी मैं चले यहाँ साथ साथ बता देता हूँ। आइसोटोन की जब हम बात करते हैं तो आइसोटोन हैज़ सेम न्यूट्रॉन नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट चार्ज नंबर। यहाँ Z डिफरेंट होगा लेकिन N सेम होगा, इसको हम कहते हैं आइसोटोन। खैर, इन रेडिएटिव डिके लॉ N इज इक्वल्स टू N नॉट E पावर माइनस लैम्डा T। लैम्डा रिप्रेजेंट्स, अब यहाँ पे जो लैम्डा है इट इज़ द डिके कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा का मतलब वेवलेंथ नहीं है बल्कि ये डिके कांस्टेंट है। ओके, नंबर 3, ब्रीडर रिएक्टर। तो ब्रीडर रिएक्टर बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्टर है जिसके लिए आपके पास जो फ्यूल है वो यूरेनियम 235 नहीं होता बल्कि यूरेनियम 238 होता है, और ये यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये ब्रीडर रिएक्टर की प्रॉपर्टी है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीडिंग। कन्वर्जन ऑफ यूरेनियम 238 इनटू प्लूटोनियम 239 इज कॉल्ड ब्रीडिंग। खैर, the process in which heavier nucleus is formed from the combination of lighter nuclei, fusion, छोटे न्यूक्लियस का मिलकर एक बड़े न्यूक्लियस का फॉर्म करना फ्यूजन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ बीटा पार्टिकल इमिशन फ्रॉम अ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व द चेंज इन चार्ज नंबर। जब भी बीटा डिके होगा, चार्ज नंबर अगर बीटा नेगेटिव है तो इंक्रीज होगा और अगर बीटा पॉजिटिव है तो डिक्रीज होगा। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ हैवी न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, फ्यूजन रिएक्शन। एक हैवी न्यूक्लियस का छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाना फ्यूजन रिएक्शन कहलाता है। इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, नाइट्रोजन 17 प्लस अल्फा पार्टिकल या हीलियम आर रिएक्टिंग टू गिव ऑक्सीजन 17, आइसोटोप है ऑक्सीजन का। अब इस इक्वेशन को मैंने आपको तरीका समझाया था कि अगर आप 7 और 2 को देखें तो इट मीन्स 9, तो 7 प्लस 2 इज़ 9, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 8 है। इसका मतलब यहाँ जो भी एलिमेंट फॉर्म होगा उसके पास एक तो प्रोटॉन होना ज़रूरी है। फिर अगर आप मास नंबर को देखें तो 14 प्लस 4 इज़ 18, जैसे 7 प्लस 2 इज़ 9, तो 14 प्लस 4 इज़ 18। तो यहाँ पर आपके पास 1 होना चाहिए क्योंकि 7 प्लस 1 भी फिर 18 हो जाएगा। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसका Z यानी एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है, तो इसको हम या तो प्रोटॉन कहते हैं या हाइड्रोजन कहते हैं। 1H1 और 1P1 प्रोटॉन। ठीक है, तो हाइड्रोजन या प्रोटॉन, तो आपके पास जो फाइनल ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा प्रोटॉन। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू, वैसे तो आपका ऑप्शन जो है वो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको और एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ। 1 एटॉमिक मास यूनिट मीन्स 1 U। अगर आप इसको किलोग्राम में देखते हैं तो इट इज़ इक्वल्स टू 1.6605 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। अगर आप इसको एनर्जी की फॉर्म में लिखते हैं तो इट इज़ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप इसको बाय डेफिनेशन देखें तो इट इज़ 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 6C12। तो ये तीनों ही डेफिनेशंस 1 U के लिए सही हैं। फिलहाल हमारे पास इन तीनों में से जो ऑप्शन गिवन है वो है 931
एक्सपोनेंट 6, मेगा की जगह एक्सपोनेंट 6 लगा लेंगे। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास रिड्यूस इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी, सिंपल डेफिनेशन है। The atomic number of an element is increased, Z is increased. Atomic number means Z is increased to beta radiation. Again repeat हो गया beta radiation, repeat हो गया proton. The rate of decay of radioactive substance decreases exponentially with the increasing time. ठीक है, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके का स्टेटमेंट है, अगर आपको याद नहीं तो इसको ऐसे लिखते थे हम कि रेट ऑफ डिके डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियस। और नेगेटिव साइन लगाने का मकसद ये होता था कि ये विद टाइम डिक्रीज होगा, जिसको हम इक्वेशन की फॉर्म में जब लिखते हैं तो आपका फॉर्मूला बनता है n इज इक्वल्स टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी। ठीक है, तो आपके पास जो रेट ऑफ डिके है ये डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी डिक्रीजेज विद द टाइम। The half-life of radium, this is the half-life T half. After 6400 years, this is the total time, the sample of the surviving radium. अब surviving का मतलब है remaining, ठीक है। मैंने आपको remaining sample calculate करने के लिए एक logical बात बताई थी कि आप fraction की form में ना 1/2 to the power n से इसको आप calculate कर लें। अब यहाँ पर n आपके पास है number of half lives, जो कि फॉर्मूला है T, फॉर्मूला क्या है, कॉमन सेंस है। अगर टोटल टाइम है 6400 ईयर्स और हाफ लाइफ है 1600 ईयर्स, तो ऑब्वियसली इस टाइम में 4 हाफ लाइफ गुजरेंगी, और इसी 4 को अगर आप यहाँ पुट कर दें तो बन जाएगा 1/2 to the power 4 यानी 1/16। यानी अगर इसकी हाफ लाइफ 1600 ईयर्स है तो 6400 ईयर्स के बाद ये अपनी एक्चुअल वैल्यू का सिर्फ 1/16 रह जाएगा और 15 आउट ऑफ 16 डिके कर जाएगा। बीटा रेडिएशन एटॉमिक नंबर अगेन इंक्रीजेस। लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके n अपॉन n नॉट, जो मैंने आपको भी फॉर्मूला लिखवाया ये वाला, दिस इक्वेशन, इसी को अगर हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें तो ये बन जाता है n अपॉन n नॉट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी। ठीक है, ये आ गया। ओके, आफ्टर अल्फा डिके, अब जब हम अल्फा डिके करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई पेरेंट न्यूक्लियस है जिसके पास Z प्रोटॉन्स हैं और A इसका मास नंबर है, तो जो रिएक्टेंट रिजल्ट आपके पास जो आ रहा होता है उसमें Z आपके पास 2 और A जो है वो 4 से कम हो जाता है। तो आपके आंसर्स में या तो होना चाहिए एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 या मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। तो ये रहा ऑप्शन, मास नंबर डिक्रीज बाय 4 यानी A-4। फिर बीटा रेडिएशन ज़्यादा ही आ रहा है। एज टाइम पासेस द रेट ऑफ डिके, अगेन द रेट ऑफ डिके डिक्रीजेस। हाई एनर्जी ड्यूट्रॉन मे बी एब्जॉर्ब्ड बाय, अब ड्यूट्रॉन की जब हम बात करते हैं ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन इज 1h2, ड्यूट्रियम ही ड्यूट्रॉन कहते हैं। तो 3Li6 + 1h2 में गिव्स, अब आप देखें 3 + 1 4 एंड 6 + 2 8। अब बनने को तो खैर कुछ भी बन सकता है, लेकिन अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो ये जो 2 अल्फा पार्टिकल वाला ऑप्शन है ना, ये मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, बिकॉज 2He4 ये एक अल्फा पार्टिकल है। अगर मैं 2 अल्फा पार्टिकल्स की बात करता हूँ तो आप देखें 2 × 2 4 प्रोटॉन्स एंड 2 × 4 8 न्यूक्लियॉन्स, तो ये इसको ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा 2 अल्फा पार्टिकल्स। दिस वन इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर। तो कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए आपको यूरेनियम 235 ही चाहिए, एंड यूरेनियम 235 इज द ओनली फिजनेबल यूरेनियम। 238 और 239 से हम फिजन रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। इन द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव बीटा इमिशन, इन द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव बीटा इमिशन, अब पॉजिटिव बीटा का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास जो प्रोटॉन नंबर है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि बीटा पॉजिटिव के केस में आपके पास Z जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, बीटा नेगेटिव में Z इंक्रीज होता है और बीटा पॉजिटिव में Z डिक्रीज होता है। नंबर 23,
द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन 1s2 इज 2.3, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। और आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करना है, जिसको हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मींस Be अपॉन A। तो 2.3 डिवाइड बाय A का मतलब है एटॉमिक मास नंबर, जो कि ये रहा 2। तो जब आप 2.3 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 19 के कुछ हद तक MCQs यहाँ हमारे कवर हो गए। साथ साथ चैप्टर 20 भी कर लेते हैं, छोटा सा चैप्टर है, कुछ गिने चुने MCQs हैं इसके। नंबर 1, Wilson cloud chamber is used for the study of clouds to produce X-rays to take the photographs of tracks। ठीक है, तो चैम्बर की क्वालिटी यही है कि यहाँ पर आपको ट्रैक्स मिलते हैं और आप ट्रैक से जज कर लेते हैं कि ये अल्फा है, बीटा है या गामा है। If a small quantity of radioactive iodine I-131 is taken in food, most of it is deposited in thyroid gland। मैंने हालांकि आपको ना टेक्स्ट बुक से कुछ खास पेजेस मार्क करवाए हैं, उन्हें ज़रूर रीड कर लेना, ये सारे MCQs आपके उन्हीं चीज़ों से निकल जाएंगे। इन ट्रीटिंग लोकलाइज कैंसर ट्यूमर, ये भी मैंने आपको मार्क करवाया हुआ है। गामा रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60 इज यूजेस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में मैंने आपको लिखवाया था। A gigamolar counter contains argon and alcohol। ठीक है, अल्कोहल की रिप्लेसमेंट भी आपको बताई थी कि अल्कोहल की जगह ब्रोमीन भी यूज कर सकते हैं। द नैरो बीम ऑफ फ्रॉम कोबाल्ट 60 इज यूज इन ट्रीटिंग लोकलाइज कैंसरस ट्यूमर। गामा रेज, अगेन सेम MCQ क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया। द रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन द बॉडी कैन बी ट्रेस्ड बाय यूजिंग द रेडियो आइसोटोप। यहाँ पर आप ब्लड फ्लो के लिए सोडियम को यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रेसर्स में मैंने आपको मार्क करवाया हुआ यूजेस, ये सारी थ्योरी है, ये आपने पढ़नी है, याद करने वाली चीज़ें, इनको आपने करना है। मैंने आपको पेजेस मार्क करवाए हैं टेक्स्ट बुक से, वहाँ से इनको देख लीजिएगा। रिपीट हो गया, गामा रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60, दिस इज हाईली आयनाइजिंग पार्टिकल। अल्फा इज द हाईली आयनाइजिंग पार्टिकल एंड गामा इज द हाईली पेनेट्रेटिंग पार्टिकल। मैं दोनों लिख देता हूँ इस पर। अल्फा इज द हाईली आयनाइजिंग पार्टिकल and gamma is highly penetrating particle। ठीक है, if radioactive calcium 20 Ca14 is taken by man or animal, this percent of it will deposit in bones of young one। तो young one जो है वो बहुत ज़्यादा amount of C45 को absorb करते हैं। अगेन टेक्स्ट बुक से हमने मार्क किया था, तो it is 90%। The method of finding the age of specimen by C14, एक ऐसा मेथड जिससे आप किसी स्पेसिमेन, यानी फॉर एग्जांपल कोई दरख्त का पीस आपको टुकड़ा कहीं से मिला है, या कोई आर्कियोलॉजिस्ट है उसको कोई स्केलेटन या कोई और चीज़ पुरानी उसको मिली और वो चेक करना चाहता है कि कितनी पुरानी है, तो ये काम हम नंबर ऑफ C14 को काउंट करके कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को आप कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर से आप काउंट रेट, मास स्पेक्ट्रोमीटर से आप नंबर ऑफ C14 काउंट कर सकते हैं, या किसी काउंटर से, GM काउंटर से आप डिके रेट ले सकते हैं, और उसकी मदद से हम ग्राफिकली कैलकुलेशन या प्लॉटिंग के ज़रिए बता सकते हैं कि ये चीज़ कितनी पुरानी है। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 11 से लेकर 20 तक के तमाम MCQs जो पास पेपर्स में मौजूद हैं 30-35 ईयर्स में या डिफरेंट कॉलेजेस में आते रहे हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। और कोई क्वेश्चन हो या क्यूरी हो तो मुझे मैसेज करके पूछ लेना। ये जो PDF है ये मैं अपलोड कर देता हूँ, या मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप लोग इसको वहाँ से भी देख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।